नमस्कार साथियों, स्वागत है सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं किशन सान, आपके साथ पढ़ रहा हूं जनरल साइंस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऊर्जा रूपांतरण के नियम और उनके उदाहरण के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में ऊर्जा के सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। अब हम क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण क्या है और ऊर्जा रूपांतरण होती है, उत्पन्न क्यों नहीं होती, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, ऊर्जा रूपांतरण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। दोस्तों, ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या कहते हैं, रूपांतरित होती है। ऊर्जा को हम नए तो उत्पन्न कर सकते हो, नए ही हमें नष्ट कर सकते हैं। यानी ऊर्जा का ऊपर हमारा कोई रोल नहीं है, ये क्या करती है, अपने आप में एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। अब दोस्तों, इनका इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इनमें इंपॉर्टेंट ये 10 उदाहरण है, इनमें से एक न एक उदाहरण हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला उदाहरण क्या है दोस्तों, पहला उदाहरण है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है कि ये विद्युत मोटर है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा हमने पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। नंबर 2 है डायनेमो। डायनेमो है, ये क्या करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। डायनेमो है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, डायनेमो उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि डायनेमो है, ये किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर होता है ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को किस ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बात नंबर 4, उदाहरण नंबर क्या है कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा होती है, इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है। देखो, विद्युत मोटर है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी उल्टे हैं। इसी प्रकार लाउड स्पीकर है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये उपकरण का नाम होगा माइक्रोफोन। अब अगला नंबर 5 उदाहरण है दोस्तों सेल। सेल में क्या होता है, रासायनिक अपघटन की क्रिया होती है, तो वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि रासायनिक ऊर्जा है को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो उपकरण है सेल। नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें क्या करते हैं, सौर सेल का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य और जंतु। मनुष्य और जंतु भी क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। बात 8 नंबर है सितार। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में तो डायनेमो बदल रहा है, और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्टार बदल रहा है। अब बात करते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा में बदलता है। यानी मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा में बदलती है। नंबर 10 क्या है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को उष्मा व प्रकाश में बदलता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा में बदलने के लिए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम है मोमबत्ती। प्रश्न आता है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा व प्रकाश में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो उपकरण है विद्युत बल्ब। दोस्तों, यह ऊर्जा रूपांतरण के महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट उदाहरण की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ये उदाहरण पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और विद्युत मोटर वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये दो
कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक नंबर 4 माइक्रोफोन वाला है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनमें से एक नंबर 9 मोमबत्ती वाला है, ये भी क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी ये 4 उदाहरण ये इंपॉर्टेंट है और हमें 10 उदाहरण, ये 10 उदाहरण ध्यान में रखने हैं। ज्यादातर ध्यान में ये डायनेमो वाला रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये है ऊर्जा रूपांतरण। क्या है? ऊर्जा रूपांतरण है। ऊर्जा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में भी, हमने ऊर्जा से कहते हैं कार्य करने की क्षमता को हमने क्या कहा? ऊर्जा कहा। और ऊर्जा है उनके 2 रूप बताए हैं, एक गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब बात रहती ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नष्ट किया जा सकता है क्या? नहीं नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को क्या करते हैं? एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं। उस रूपांतरण के टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है उनकी बात करते हैं। तो इस 10 उदाहरणों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, ऊर्जा रूपांतरण में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये 10 उदाहरण इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन विद्यार्थियों तक ये पहुंच जाए और इंपॉर्टेंट उदाहरणों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं एक आइंस्टीन समीकरण की बात करते हैं, ऊर्जा संबंध है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक आइंस्टीन है, वो द्रव्यमान के बीच में एक समीकरण है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्या है? ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? E बराबर mc²। E बराबर mc²। दोस्तों m क्या है? m है द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान। दोस्तों c है प्रकाश का वेग। क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। c है निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। अब दोस्तों E बराबर mc² है। c क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। ये इंपॉर्टेंट यही चीज है, E बराबर mc² जो संबंध है इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये क्या है? निर्वात में क्या है? प्रकाश का वेग है c। अब दोस्तों c का मान क्या होता है? यानी निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात में वेग होता है। ये आइंस्टीन द्रव्यमान समीकरण है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेना कि E बराबर mc²। कहने का मतलब क्या है कि द्रव्यमान वह निर्वात में प्रकाश के वेग के स्क्वायर का गुणनफल क्या कहलाता है? आइंस्टीन समीकरण कहलाती है। यानी आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यदि पूछा जाता है तो E बराबर mc² आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्या पूछेगा? E है ये ऊर्जा है, इनके बारे में पूछ लेगा। और दोस्तों एनर्जी की बात करते हैं, यानी द्रव्यमान दिया जाए, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि आपको द्रव्यमान दे दे कि द्रव्यमान क्या है कि 10 kg की वस्तु, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से मान निकालिए, E का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है? एक 10 kg का यानी द्रव्यमान दिया जाएगा, क्योंकि आपको C का मान आपके पास है। यानी E बराबर क्या होगा? 10 × 3 × 10 की पावर 10 की होल स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों? इनसे हम सॉल्यूशन निकाला जाता है तो E का मान आ जाता है। E का मान जूल में आएगा। यानी ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, और कार्य का मात्रक भी जूल है। दोस्तों ये है आइंस्टीन समीकरण। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, उस टॉपिक के बारे में
पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक है दोस्तों संवेग। संवेग के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगली कक्षा के अंदर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। इन जितने टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना, और वो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगली कक्षा के अंदर। संवेग, संवेग क्या होता है दोस्तों? P बराबर m इंटू वी, यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग। यानी परिभाषा की बात करते हैं तो द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों मात्रक की बात करते हैं, क्योंकि हमने डिटेल से हर चीज को मात्रक विमा के बारे में, हर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक था भौतिक राशियां थी। ये संवेग भौतिक राशि है। इसका मात्रक की बात करते हैं तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? विमा निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विमा निकालनी आने लगी होगी, क्योंकि हमने लगभग 10 क्लास क्लियर कर ली है। उनमें से हमने यही सीखा है। हमें विमा किस में चाहिए? एम एल टी में चाहिए। एम केजी 1 है, मीटर भी 1 है, ये सेकंड है। ऊपर जाने के बाद माइनस इनवर्स में चला जाता है, तो विमा क्या होगी? m1 l1 t माइनस 1, ये होगी विमा। दोस्तों ये है मामला। अब बात करते हैं दोस्तों, संवेग एक अदिश भौतिक राशि है। संवेग क्या है? एक अदिश भौतिक राशि है, सॉरी सदिश भौतिक राशि है। संवेग एक सदिश भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अदिश है, और वे क्या? सदिश। अदिश गुणा सदिश क्या होता है? सदिश होता है। अदिश और सदिश का गुणनफल क्या होता है? सदिश होता है दोस्तों। यह है संवेग। और दोस्तों संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है। अभी हम पढ़ गए ना ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी प्रकार संवेग संरक्षित रहता है। यह है दोस्तों संवेग। अब दोस्तों इनके बाद एक छोटा सा टॉपिक है न्यूटन की गति के नियम। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको थ्योरी है, वो थ्योरी याद रखनी है। आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें उदाहरण है, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे उदाहरण प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतिक्रिया का नियम के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे अलग अलग उदाहरण है, उन उदाहरणों से आपका क्वेश्चन आता है। न्यूटन की गति का नियम। दोस्तों न्यूटन के गति के नियम में हम क्या करते हैं? डिटेल से पढ़ेंगे, और इन न्यूटन की गति के बारे में मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं, और ये डिटेल से और क्लियर करके हम अगली कक्षा में इनके क्वेश्चन भी करेंगे। और आज हम इनकी कुछ थोड़ी मोटी चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन है, ये क्या है कि न्यूटन क्या होता है कि बल का मात्रक है। ऐसे मात्रक है न्यूटन। जो किसी वस्तु के बल के बारे में भी किसने सोचा था? न्यूटन के बारे में। क्या कि हमने जाना था कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया जा रहा है कि जब न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, ये क्या करा था? एक पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ के नीचे बैठा था, वो पेड़ था आम का। आम के पेड़ से एक आम गिरा, तो उसने सोचा कि ये आम नीचे की ओर क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया हुआ। इस विचार को सिद्ध करने के लिए न्यूटन ने आपकी रामकथा थी वो लिखी थी। इस न्यूटन के द्वारा हम बल टॉपिक को क्लियर करते हैं, और न्यूटन के द्वारा हम गति के नियम हैं उनको क्लियर करते हैं। ये किसने दिए हैं? ये न्यूटन ने दिए थे। इनके बारे में किसने जाना था? इसके बारे में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने जाना था। इसके बारे में हम डिटेल से अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। न्यूटन के 3 नियम थे। पहला नियम तो यह था कि किसी वस्तु जो विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है, वो अपनी उस मूल अवस्था में रहती
रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। और दूसरा नियम क्या लिखा था कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी प्रारंभ में संवेग क्या था और अंत में संवेग क्या है, उनके परिवर्तन के दर के बराबर होगा। तीसरा ये था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कोई काम करते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में उतना बल जरूर लगाया जाता है जितना हम लगा रहे हैं। इस क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताया था। यानी दोस्तों इसके बारे में हम अगली कक्षा में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यह ऊर्जा रूपांतरण का टॉपिक था, हमने क्लियर कर लिया है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन लोग विद्यार्थियों तक पहुंच जाए और वे अपनी इस महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से क्वेश्चन हल सोल्व कर सकें। और दोस्तों अगले वाली कक्षा के अंदर हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।